नमस्ते मित्रों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोरों से अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी संदर्भ में पशुपालन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर एक बार मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहिए कक्षा प्लस के साथ। तो आइए मित्रों, आज शुरू करते हैं पशुपालन विज्ञान से संबंधित कक्षा 6। प्रथम प्रश्न है, बकरी की गर्भकाल अवधि होती है कि बकरी के अंदर जो गर्भकाल है उसकी अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है अपने पास 120 दिन, 150 दिन, 281 दिन और 310 दिन। तो इसका सही उत्तर है 150 दिन। बकरी में 150 दिन की गर्भावधि होती है। 281 दिन है वो किस में होती है, गाय में होती है, और 310 दिन होती है भैंस में। तो अपना जो सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए वो है विकल्प ब 150 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, कैटगट बनाया जाता है। कैटगट बनाया जाता है। कैटगट कैटगट क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। कि ऑप्शन देखते हैं, रेशम कीट की ग्रंथियों से प्रथम ऑप्शन, दूसरा है कंगारू की पूंछ से, तीसरा ऑप्शन है भेड़ की आंत की अधश्लेष्मा परत से। भेड़ की जो आंत होती है उसकी जो श्लेष्मा परत होती है नीचे वाली अधश्लेष्मा परत से, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मित्रों भेड़ की आंत की अधश्लेष्मा परत से कैटगट बनाया जाता है। अगली स्लाइड में देखो, कैटगट एक सर्जिकल थ्रेड होता है। सर्जिकल थ्रेड जो कि सर्जरी में काम में लिया जाता है, सर्जरी में काम आता है, और वो भेड़ की आंत की अधश्लेष्मा परत से निर्मित होता है। गाय, भैंस, बकरी में मध चक्र एस्ट्रस साइकिल की अवधि कितनी होती है। गाय, भैंस और बकरी में जो एस्ट्रस साइकिल होता है, मध चक्र होता है, उसकी अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है 21 दिन, 16.5 दिन, 31 दिन और 19 दिन। तो इसका सही विकल्प है 21 दिन, 21 डेज। एस्ट्रस साइकिल की जो अवधि होती है वो होती है 21 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसका क्या नाम है। ऑप्शन है इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो मित्रों इकोलॉजी है वो पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन है। पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित है, उसका अध्ययन करना इकोलॉजी में आता है। हिस्टोलॉजी है वो ऊतकों का अध्ययन होता है, टिश्यूज का, ऊतकों का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन। और अगला ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ये हड्डियों का अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन। तो मित्रों इस प्रश्न में क्या पूछा है, पक्षियों का अध्ययन। तो इसका सही विकल्प है ऑर्निथोलॉजी। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सलीम अली का, भारत के बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट रहे हैं ऑर्निथोलॉजी के, डॉक्टर सलीम अली। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम रूप से जो गर्भाधान कराया गया वो विश्व में सर्वप्रथम कौन से सन में हुआ था। ऑप्शन है 1720, 1780, 1892 और 1942।
तो इसका सही विकल्प है 1780। 1780 में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, वीर्य को तनुकरण या पतला करने के लिए, उसका डाइल्यूशन करने के लिए, सीमन का डाइल्यूशन करने के लिए, उसको तनु करने के लिए, पतला करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है ट्राई यॉक, एग यॉक सिट्रेट, ग्लिसरोल या साइट्रिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है उपयुक्त सभी, क्योंकि वीर्य को पतला करने के लिए, तनुकरण करने के लिए ट्राई यॉक भी मिलाते हैं, एग यॉक सिट्रेट भी मिलाते हैं, और ग्लिसरोल या साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर मित्रों एक उपकरण होता है जो किसकी जांच के लिए काम में आता है? ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीन, वसा, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो इसका सही जवाब है वसा। वसा फैट की जांच के प्रयोग में लिया जाता है। कौन से उपकरण को? ब्यूटाइरोमीटर को। अगली स्लाइड में इसका चित्र भी दिखा रखा है। ऐसा होता है ब्यूटाइरोमीटर। इसकी खोज किसने की? डॉक्टर निकोलस गेरबर ने। डॉक्टर निकोलस गेरबर। तो इसको अपन गेरबर ब्यूटाइरोमीटर भी बोलते हैं। गेरबर ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर तो ये दूध में वसा की जांच में काम में आने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, टस्क्स। टस्क्स होते हैं घोड़े के कैनाइन दांत, हाथी के कैनाइन दांत, ऊंट के कैनाइन दांत, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हाथी के कैनाइन दांत। हाथी के जो दांत बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं उन्हें हम टस्क कहते हैं। इनकी तस्करी होती है व्यापक पैमाने पे, और हाथियों का शिकार भी हाथी दांत के लिए किया जाता है। अगली स्लाइड में जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये हाथी के क्या है? टस्क है। सूअर के जो कैनाइन दांत होते हैं उनको भी टस्क कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। ऊंट को राज्य पशु, स्टेट एनिमल, किस वर्ष में घोषित किया गया? ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन है अपने पास 2014, 2015, 2017 और 2016। तो इसका सही विकल्प है 2014। 2014 में ऊंट को राज्य पशु या स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सारणेश्वर पशु मेला किस जगह लगता है? सारणेश्वर पशु मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? ऑप्शन है सिरोही, नागौर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही जवाब है सिरोही। से याद रखना है। सारणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? सिरोही में। अगला प्रश्न देखते हैं, रानीखेत रोग। रानीखेत जो कि मुर्गी में होता है, रानीखेत रोग को और क्या क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है देखते हैं, चेचक, मनमोदरी रोग, न्यूकैसल रोग, और चौथा ऑप्शन है वैसे दोनों। तो इसको मनमोदरी रोग भी कहते हैं, न्यूकैसल रोग भी कहते हैं। तो इस प्रश्न में सही जवाब ये हो जाएगा वैसे दोनों। मनमोदरी रोग भी कहलाता है और न्यूकैसल रोग भी कहलाता है। रानीखेत रोग में लासोटा वैक्सीन लगाते हैं। कौन सी वैक्सीन? लासोटा। अगली स्लाइड में अपन देखते हैं, जैसे कि रानीखेत डिजीज, ऐसे मुर्गियों में ये रानीखेत रोग होता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है? एक तो डलनेस हो जाती है, मुर्गी बिल्कुल ऐसे डल हो जाती है। ट्विस्टेड नेक, उसकी गर्दन ऐसे पटक देती है, मुड़ जाती है गर्दन, जिसको टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। और साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस क्या होता है? डार्क ऑफ कॉम्ब, जो उसकी कलंगी है वो डार्क हो जाती है और उसमें
डायरिया हो जाता है। तो जो रानीखेत डिजीज है मुर्गियों में, उसमें अपन लासोटा वैक्सीन का यूज करते हैं। तो इसको मनमोदरी रोग और न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है। मिनी एलिफेंट के नाम से कौन सी नस्ल को जानते हैं? मिनी एलिफेंट के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, भदावरी, जाफराबादी, नीली रावी और नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जाफराबादी, क्योंकि जाफराबादी जो भैंस होती है वो बहुत ही हष्ट पुष्ट होती है, उसको अपन मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, बहुत ही सुघड़ शरीर होता है इसका, जाफराबादी भैंस का, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट के नाम से ये जानी जाती है। अपने शारीरिक सौष्ठव की वजह से ये मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर कैमल मिल्क संकलन केंद्र, जो कैमल का मिल्क है, ऊंट का जो दूध है, उसका कलेक्शन सेंटर है? ऑप्शन देखते हैं, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, अनूपगढ़, बज्जू बीकानेर और देशनोक बीकानेर। तो इसका सही जवाब है मित्रों बज्जू बीकानेर। बज्जू बीकानेर में कैमल मिल्क कलेक्शन सेंटर संचालित है। अगला प्रश्न, किस पशु के बच्चे के जन्म लेने की क्रिया को फॉलिंग कहते हैं? किस पशु के बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को, मतलब जो प्रसव होता है, उस प्रक्रिया को फॉलिंग कहते हैं? पहला ऑप्शन है अश्व या घोड़ी, दूसरा है बकरी, तीसरा है भेड़ और चौथा है खरगोश। तो इसका सही जवाब है अश्व या घोड़ी। अश्व या घोड़ी में जो प्रसव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉलिंग बोलते हैं। बकरी में जो प्रसव होता है उसको अपन बोलते हैं किडिंग, और भेड़ में जो प्रसव होता है उसको हम लैम्बिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार फॉलिंग किस में होता है? अश्व या घोड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक का क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र कहाँ है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में जो स्थित है, उसका उपकेंद्र कहाँ पे है? सब सेंटर कहाँ पे है? ऑप्शन देखते हैं, बीकानेर, टोंक, जयपुर और उदयपुर। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा बीकानेर। बीकानेर में जो अविका नगर का जो हेड ऑफिस है उसका सब सेंटर स्थित है। अविका का मतलब होता है भेड़, अविका एक भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? गाय की कौन सी नस्ल है जिसको हम राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखते हैं, रेड सिंधी, गिर, राठी और साहिवाल। तो इसका सही उत्तर है राठी। राठी जो गाय है उसको हम राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। जैसे कि चित्र में आपको दिखा रखा है, ये राठी गाय है, इसको अपन राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु गाय है ये राजस्थान की राठी प्रजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्व प्रजाति के मुंह को खोलने के काम में लिया जाता है, मतलब घोड़ों में मुंह को ओपन करने के लिए माउथ ओपनिंग अपरटस कौन सा है? वो अपन देखते हैं। ऑप्शन, वर्नोल माउथ गेज, गुंथर माउथ गेज, ए व दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर है ए व दोनों, ए एंड बी बोथ। वर्नोल माउथ गेज और गुंथर माउथ गेज दोनों का प्रयोग घोड़ों में मुंह को खोलने के लिए किया जाता है। ये माउथ ओपनिंग अपरटस है, माउथ ओपनिंग अपरटस।
मुंह को खोलने के लिए एक यंत्र होता है, वर्नोल माउथ गेज और गुंथर माउथ गेज, जैसे कि स्लाइड में दिख रखा है। गुंथर माउथ गेज का ऐसा होता है चित्र, इसमें क्या है, घोड़े के मुंह में डाल के इसको यहाँ स्क्रू होता है, इसको अपन घुमाते हैं तो मुंह खुल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्ताशय, पित्ताशय अनुपस्थित होता है। पित्त जहाँ इकट्ठा होता है वह अंग होता है पित्ताशय। तो पित्ताशय कौन से जानवर में होता ही नहीं है? गोवंश में, घोड़ों में, कुत्तों में या सूअरों में? तो इसका सही जवाब है घोड़ों में। घोड़ों में जो पित्ताशय है वो अनुपस्थित होता है। गोवंश में पसलियों की संख्या होती है, नंबर ऑफ रिब्स, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 8 जोड़ी, 18 जोड़ी, 13 जोड़ी और 15 जोड़ी। तो इसका सही जवाब है 13 जोड़ी। गोवंश में पसलियों की संख्या होती है 13 जोड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुत्तों में इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान होता है। कुत्तों में जो इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? ऑप्शन है अपने पास सेफेनस वेन, इंटीरियर वेना केवा, जुगलर वेन और विंग वेन। तो इसका सही जवाब है सेफेनस वेन। सेफेनस वेन में इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया जाता है। किन में? कुत्तों में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मथुरा, मथुरा हो गया, फिर अगला ऑप्शन है बीकानेर, फिर अगला ऑप्शन है टोंक, अविकानगर और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो इसका सही उत्तर है मथुरा, उत्तर प्रदेश, यूपी में है मथुरा, वहाँ पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जैसा कि अगली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट्स मथुरा, और ये यूपी में है। मिल्क फीवर रोग है। मिल्क फीवर जो रोग होता है वो किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन है रक्त परजीवी रोग, मेटाबॉलिक रोग, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग। तो इसका सही उत्तर है मेटाबॉलिक रोग। ये मेटाबॉलिज्म या उपापचयी रोग है। उपापचयी रोग होता है मिल्क फीवर, मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेटाबॉलिक रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम्बुलेट, रैम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है? रैम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है? ऑप्शन है अपने पास भेड़, बकरी, सूअर और अश्व। तो इसका सही उत्तर है भेड़। भेड़ होती है रैम्बुलेट। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रखा है, इस प्रकार की भेड़ होती है। फ्रेंच भेड़ है ये, इसकी मेरिनो वूल होती है, बहुत ही हाई क्वालिटी वूल होती है इसकी। ये रैम्बुलेट प्रजाति की भेड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे जैसी त्वचा का रंग किस नस्ल की भैंस का होता है? तांबे जैसी त्वचा का रंग किस नस्ल की भैंस का होता है? ऑप्शन है अपने पास भदावरी, मुर्रा, सूरती और जाफराबादी। तो इसका सही उत्तर है भदावरी भैंस। भदावरी भैंस की जो स्किन होती है उसका रंग तांबे जैसे होता है, तांबे के रंग जैसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये भदावरी भैंस है, तो इसकी स्किन है वो ये तांबे के रंग जैसी होती है, इस प्रकार ये भदावरी भैंस है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जानवर में सीमन की मात्रा अधिक होती है? किस जानवर में वीर्य की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है भैंसा, घोड़ा, सांड और सूअर। तो इसका सही उत्तर है सूअर। पिग्स में सीमन है वो अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्रा व सूरती नस्ल, मुर्रा व सूरती नस्ल की भैंस के संकरण से उत्पन्न नस्ल है। मुर्रा और सूरती जो भैंसें हैं, अगर उनमें इंटरकोर्स करवाया जाए, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए, संकरण करवाया जाए, तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन देखते हैं नीली रावी, जाफराबादी, महसाना और नागपुरी। तो इसका सही उत्तर है महसाना। महसाना जो भैंस होती है वो मुर्रा और सूरती नस्ल की भैंसों के
संकरण से बनी हुई है। मैसाना गुजरात में पाई जाती है, इस प्रकार की भैंस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? अपरा मतलब होता है प्लेसेंटा। गाय में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? प्लेसेंटा मैंने जैसे कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए एक थैली होती है, आंवल जिसको अपन बोलते हैं, उससे गर्भस्थ शिशु माता के शरीर में अपना पोषण लेता है, उसको प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। तो कौन से टाइप का प्लेसेंटा होता है? जोनेरी, कोटिलिनिडरी, डिफ्यूज और डिस्कोइडल। जोनेरी, कोटिलिनिडरी, डिफ्यूज और डिस्कोइडल। तो इसका सही उत्तर है कोटिलिनिडरी। कोटिलिनिडरी जो अपरा है वो गाय में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फैरोइंग, काल्विंग, किडिंग और लैम्बिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किडिंग। बकरी में जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको हम किडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? मुर्गी का जो जनरल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वो क्या होता है? ऑप्शन है अपने पास 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही विकल्प है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, लिंटन्स गैग। लिंटन्स गैग से किस पशु को नियंत्रित करते हैं? मतलब ये एक उपकरण है लिंटन्स गैग, उससे ये किस पशु को अपन उससे नियंत्रित करते हैं? ये भी एक माउथ ओपनर अपरटस है। ओपनर अपरटस है ये, मतलब मुंह को खोलने का एक उपकरण है लिंटन्स गैग। तो वो किस में काम में लिया जाता है? ऊंट में, कुत्ते में, भेड़ में या गाय में? तो इसका सही उत्तर है भेड़ में इसको काम में लेते हैं। भेड़ में मुंह में ये डाल के उसको ऐसे उठाते हैं तो मुंह खुल जाता है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रखा है। ए लिंटन्स शीप गैग इज बीइंग इंसर्टेड। इसके मुंह में ये इंसर्ट कर दिया है ना, फिर क्या होता है? द माउथ ओपन्ड, और ये मुंह यहाँ खुल जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं लिंटन्स गैग। ये माउथ ओपनर अपरटस है, मुंह को खोलने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पाइन पशु किस प्रजाति का है? अल्पाइन पशु किस प्रजाति का है? ऑप्शन है अपने पास भेड़, गाय, बकरी और खरगोश। तो इसका सही उत्तर है बकरी। अल्पाइन ब्रीड होती है वो बकरी में होती है। अल्पाइन ब्रीड, अल्पाइन ब्रीड ऑफ गॉट, वो बकरी में पाई जाती है, जैसा कि अगली स्लाइड में आपको दिख रखा है। ये अल्पाइन ब्रीड ऑफ गॉट, बकरी की नस्ल है अल्पाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्दी। गद्दी किस पशु की नस्ल है? गद्दी किस पशु की नस्ल है? सूअर, गाय, भैंस और भेड़। तो इसका सही उत्तर है भेड़। भेड़ की एक नस्ल का नाम है गद्दी। इसको ऐसे याद रखो, भेड़ के ऊपर ऊन होती है, वो गद्देदार होती है। तो गद्दी किस पशु की नस्ल है? उसका जवाब हो जाएगा भेड़। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किस नस्ल की गाय का है? सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किस नस्ल की गाय का है? ऑप्शन देखते हैं, जर्सी, गिर, हॉलिस्टीन फ्रीजियन और नागौरी। तो इसका सही विकल्प है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो गाय की नस्ल है वो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दुग्ध उत्पादन उसका सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, हॉलिस्टीन फ्रीजियन इस प्रकार की गाय होती है, ये दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम गर्भाधान हेतु बकरी के लिए वीर्य की मात्रा चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए बकरी में कितने वीर्य की मात्रा आवश्यक है? ऑप्शन है 0.5 ml to 1 ml,
मतलब आधे ml से 1 ml के बीच में, या अगला ऑप्शन है 7.5 ml, 0.25 ml, और अगला ऑप्शन 0.25 टू 0.50 ml। तो इसका सही उत्तर है 0.5 ml से 1 ml, मतलब आधे से 1 ml वीर्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवी गाय मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता से पाई जाती है? मालवी गाय मालवा क्षेत्र में पाई जाती है ना, तो मालवी गाय मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता से पाई जाती है? ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, बारा और झालावाड़। तो इसका सही उत्तर है झालावाड़। झालावाड़ में मालवी गाय प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मादा पशु में गर्भधारण की उपयुक्त पहचान है, कि कोई मादा पशु है उसमें गर्भधारण हो गया है या नहीं हुआ है, इसकी अपन पहचान किस विधि से कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है पशु का मध चक्र नहीं आना, मतलब उसमें एस्ट्रस साइकिल है वो रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरा है रेक्टम पॉल्पेशन विधि द्वारा। तीसरा ऑप्शन है दोनों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है नन। तो ये दोनों ही विधियां हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि किसी मादा पशु में गर्भधारण हो चुका है या नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, पशु का मध चक्र नहीं आना और रेक्टम पॉल्पेशन विधि द्वारा। गाय भैंस में शुष्क काल लगभग कितने दिनों का होता है? गाय भैंस में शुष्क काल है वो कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 60 दिन, 15 दिन, 120 दिन और 80 दिन। तो इसका सही विकल्प है 60 दिन। 60 दिन का उनमें शुष्क काल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिर पशु फार्म, गिर पशु फार्म कहाँ स्थित है? चांदन जैसलमेर में, और वल्लभ नगर है उदयपुर में, कुमेर है भरतपुर में, और रामसर है अजमेर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वल्लभ नगर उदयपुर में। गिर पशु फार्म कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम योनि आर्टिफिशियल वेजाइना की लंबाई होती है। ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है 60 सेंटीमीटर। कृत्रिम योनि की लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2014 में स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान गोकुल मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और भामाशाह पशुधन योजना। तो इसका सही जो विकल्प है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब की, ये भी अपने को ध्यान रखना है, 28 जुलाई 2014 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बछड़ा पालन, बछड़ा पालन आपके द्वार योजना में कितना रुपया मिलता है? बछड़ा पालन आपके द्वार योजना में पशुपालक को कितना रुपया मिलता है? ऑप्शन है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये और 25,000 रुपये। तो इसका सही ऑप्शन है 10,000 रुपये। ये जो राशि है वो 4 चरणों में मिलती है, 4 चरणों में। बछड़ा पालन आपके द्वार योजना 10,000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, मैत्री, मैत्री का पूरा नाम फुल फॉर्म है। पहला ऑप्शन है मल्टीपर्पज असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। दूसरा ऑप्शन है मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन
टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, तीसरा ऑप्शन है मेगा ऑल इंडिया टेक्निकल हेल्प इन रूरल इंडिया, और चौथा ऑप्शन है नन। तो मित्रों इसका सही जवाब है मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित। अगली स्लाइड में देखो, जैसे कि भारत सरकार की तरफ से कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग गांव में जो वॉलेंटियर्स को तैयार करने की ये स्कीम थी, ताकि वो कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में योगदान कर सके। मैत्री स्कीम भारत सरकार की योजना है ये। मिट्टी जनित रोग है सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल बॉर्न डिजीज मिट्टी जनित रोग है। मतलब कौन सा रोग इनमें से मिट्टी से होता है? एंथ्रेक्स, गलघोटू, फड़किया और लंगड़ा बुखार। तो इसका सही उत्तर है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी है पशुओं में वो मिट्टी से होती है। एंथ्रेक्स बीमारी का जो रोग जनक है वो होता है बैसिलस एंथ्रासिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैसिलस एंथ्रासिस इसका रोग जनक है, और ये सॉइल बॉर्न डिजीज या मिट्टी जनित बीमारी है। अगली स्लाइड में जैसे कि आपको दिख रहा है, पशु जब ये चारा खाते हैं तो चारे के साथ जो मिट्टी अंदर जाती है उससे भी ये हो सकता है। द बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रासिस प्रोड्यूस डोरमेंट स्पोर, इसके ये बीजाणु छोड़ता है मिट्टी में, जिसकी वजह से पशुओं के चारे के साथ ये अंदर जाके इनमें एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करते हैं। कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। कांकरेज जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। कांकरेज नस्ल की उत्पत्ति का स्थान है गुजरात। देखो इस प्रकार की होती है कांकरेज गाय, और ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है, गुजरात। पुष्कर में लगने वाला श्री कार्तिक पशु मेला गाय की किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर में जो कार्तिक पशु मेला अभी नवंबर के महीने में चलेगा, तो वो गाय की किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखते हैं, गिर, थारपारकर, मालवी और साहीवाल। तो इसका सही उत्तर है गिर। गाय की गिर नस्ल के लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। अगली स्लाइड में जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है ये गिर गाय है, और पुष्कर फेयर में इसकी व्यापक पैमाने पर खरीद फरोख्त होती है। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस ऑप्शन है 5 जुलाई, 5 जून, 29 जुलाई और 21 जून। तो इसका सही उत्तर है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। जैसे कि अगली स्लाइड में आपको दिख रखा है, ये दिखाई दे रहा है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस को मनाया जाता है। राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है? बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 और 2। तो इसका सही उत्तर है 4। राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। अजमेर जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है वो कौन है? काला हिरण, खरमोर, कुर्जा पक्षी और गोडावन। तो इसका सही उत्तर है खरमोर। खरमोर है वो अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। जैसे कि आगे की स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये खरमोर पक्षी होता है, ये अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। पशुओं में चारा खिलाने या पानी पिलाने के स्थान को क्या कहते हैं? पशुओं में चारा खिलाने या पानी पिलाने का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्वारंटाइन, मैक्रोनियम, मेजरिया, नांद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मेजर या नांद। चारा खिलाने
और पानी पिलाने का जो स्थान है उसको अपन बोलते हैं मेजर या नांद। अगला प्रश्न, राज्य पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी से संबंधित है, राज्य पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है राजस्थान में? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। तो इसका सही उत्तर है अजमेर। अजमेर में सर्वाधिक मुर्गी पालन भी किया जाता है, तो राज्य पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है। मित्रों, इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए कक्षा प्लस से। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पुराने वीडियो हैं उनको आपने भरपूर स्नेह दिया है। इसी प्रकार जुड़े रहिए कक्षा प्लस से। कक्षा प्लस आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी हर संभव मदद करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।